discuss the potential energy of a dipole in an external field. So हम इस आर्टिकल को तह तक समझने की कोशिश करेंगे और हम ये देखेंगे कि ये पिछले आर्टिकल की तरह बिल्कुल एक सिमिलर आर्टिकल है। और पिछले आर्टिकल में आपने क्या किया था कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिमिलर चार्ज थे और इसमें क्या है कि चार्ज डिफरेंट है। अब इसमें इस पॉइंट पर देखिए कि आपके पास जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है, दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, and here the charge is positive. This is only the difference. So one thing you have to do, यहाँ आप ये देखिए कि इसमें जो एक्सटर्नल यूनिफॉर्म फील्ड लगाया है, सो यूनिफॉर्म फील्ड है। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब है कि आप लाइंस ऑफ फोर्सेस के बीच में गैप देख लीजिए, वो बिल्कुल बराबर है, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। और जो डायरेक्शन, ये जो एरो का डायरेक्शन है, यहाँ से हम क्या सीख सकते हैं? एरो के डायरेक्शन से हम ये सीख सकते हैं कि जो क्रिएट करने वाले चार्ज क्रिएट फील्ड क्रिएट करने वाली जो प्लेट है, वो पॉजिटिव प्लेट इधर है और नेगेटिव प्लेट इधर है। और यदि मान लो यहाँ सिंपली आप एक पॉजिटिव प्लेट भी कंसिडर करें, तो वो अपने सरफेस से परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ फोर्सेस एमिट कर रही है, इसलिए ये वाला एंड जो पॉजिटिव है और ये वाला एंड जो है वो नेगेटिव हो सकता है। सो यदि आप देखें तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा और इस एंड के ऊपर यदि पॉजिटिव प्लेट है, तो इसकी वजह से यहाँ को एक फोर्स होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन जो होगी पैरेलल टू द फील्ड जो है वो क्यू इंटू ई हो जाएगी। ओके, सो और इस नेगेटिव चार्ज में यदि पॉजिटिव प्लेट इधर की ओर है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, वो आ जाएगा माइनस क्यू टाइम ई। ओके, सो दिस इज एफ वन, हेयर एफ वन क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, राइट। एंड जो एफ टू मैं इसको ऐसे लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा है कि फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज इज क्यू इंटू ई एंड फोर्स ऑन द नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई। ओके, अब ये जो दोनों चार्ज आपने असेंबल किए इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट, किसी एक डिस्टेंस 2a से सेपरेट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए बहुत सुंदर ये डायग्राम बनाया हुआ है, तो 2a का डिस्टेंस है जो एक चार्ज से लेके दूसरे चार्ज के बीच में, राइट। सो यही एक डाइपोलर अरेंजमेंट बन जाती है। तो आपका जो है कि चार्ज को जब आप अपोजिट चार्ज को आप यहाँ असेंबल कर रहे हो, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस 2a, सो दे इटसेल्फ इज अ डाइपोलर अरेंजमेंट। तो अपने आप में एक डाइपोल अरेंज हो रहा है इन एक्सटर्नल फील्ड। ओके, ये आपको बात क्लियर हो गई। सो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क करूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मार्क करूं। यदि हम यहाँ नेट फोर्स लगाएं कि जो नेट फोर्स होगा इस डाइपोल के ऊपर इन इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, सो दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि जब आप डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में अरेंज करते हो, तो वो फोर्स नहीं उसके ऊपर लगता, नेट फोर्स 0 हो जाता है। अनलेस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर इतना फोर्स लग रहा है, पर नेट फोर्स उसके ऊपर 0 लग रहा है। पर आपको आपने +1 की क्लास में एक कंसेप्ट पढ़ा है कि यदि दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, ये देखिए इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, ये इस लाइन में जो फोर्स है वो काम कर रहा है, फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है ये है, और इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो ये वाला पार्ट है, राइट। तो इनके लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। व्हेन द टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग एंड हैविंग अ डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, दे कॉन्स्टिट्यूट अ टॉर्क। वो एक टॉर्क पैदा कर देते हैं, मतलब वो घुमाना शुरू कर देते हैं उसको, राइट। और इससे जो यहाँ नेट फोर्स तो नहीं है, बट योर डाइपोल विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, एंड दिस इज गिवन बाय टॉर्क। ओके, टॉर्क is equal to p vector क्रॉस e vector, that is what you have already studied, ये हमने पढ़ रखा है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर देता हूँ, राइट। अच्छा, अब आ गया है कि ये टॉर्क क्या करेगा, इसको घुमाएगा, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में घुमाएगा। और आप इसको आगे खोल दें, यदि मैं इसको ऐसे लिखूँ, आपकी जो टॉर्क होगा वो आ जाएगा पी ई, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा आ जाएगा, और यहाँ कोई एन कैप आप ले लेते हैं, इसको डायरेक्शन ऑफ टॉर्क हो जाएगा। अब इसको यदि दो केसेस हो सकते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मैं डायग्राम भी साथ में बना देता हूँ। यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ओके ओके, यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इसमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। इसमें जो डाइपोल है आपका इस स्टेज पर आ चुका होता है, क्योंकि ये जो साइन थीटा है, ये थीटा किस किस के बीच में एंगल है, डाइपोल मूवमेंट में, और जो आपने फील्ड अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ देखिए आप
ये डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, सो ये फील्ड का डायरेक्शन है और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। जब ये थीटा जीरो हो जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल है अब इस फॉर्म में है, वो ऐसे अरेंज हो चुका है और जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में, ये है पी वेक्टर और ये है ई वेक्टर, राइट। सो यदि थीटा जीरो हो जाएगा तो आप यहाँ पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा पी ई साइन 0 डिग्री। तो ये कोई टॉर्क नहीं लगेगा इस कंडीशन में। ये एक केस हो गया। और दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ ही देखिए, इस डायग्राम को मैं यहाँ दोबारा फिर ड्रॉ करता हूँ कि फील्ड जो है यूनिफॉर्म ऐसे लगा हुआ। तो इस स्टेज में क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा नीचे जाके फिर ड्रॉ करता हूँ। इस स्टेज के ऊपर आपका जो डाइपोल है वो कैसे अरेंज हो जाएगा? आपका डाइपोल में जो नेगेटिव एंड है वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव एंड जो है वो इधर आ जाएगा। और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये दोनों के बीच में एंगल क्या आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट। सो दिस एंगल इज 180 डिग्री। इसको आप दूसरे केस में यहाँ भर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा? जो टॉर्क होगा वो आएगा पी ई साइन 180 डिग्री, राइट। ओके, सो साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू, ये फिर जीरो हो जाएगा। दिस मीन्स कि यदि आपका जो डाइपोल है फील्ड के साथ या तो 0 डिग्री बनाए, मीन्स ऐसे अरेंज हो जाए, ठीक है, या फिर 180 डिग्री बनाए, इसका मतलब ऐसे अरेंज हो जाए। ओके, सो इन दोनों केसेस में टॉर्क काम नहीं करेगा। पर यदि ऐसा नहीं है और इसके इन इरेस्पेक्टिव ऑफ दिस यदि कोई और एंगल बनाता है तो टॉर्क जो है वो उसके ऊपर काम करेगा। हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम इस जो टॉर्क है, टॉर्क ड्यू टू फील्ड है, इसके अगेंस्ट एक एक्स्ट्रा टॉर्क लगाते हैं। विल अप्लाई सम एक्स्ट्रा टॉर्क, राइट। सो दिस एक्सटर्नल टॉर्क जो आप इसके ऊपर लगाएंगे वो क्या करेगा? इट टेंड्स टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द टॉर्क। ये सेम वही प्रॉब्लम आ गई जब आपने पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस में पढ़ा था कि यदि आपके पास यहाँ कोई चार्ज है और आप उस चार्ज के अगेंस्ट एक चार्ज को इधर लेकर आ रहे हैं तो यह इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे काम करता है और आप उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाते हो। आप याद करिए वही घटना घट रही है और इस स्टेज के ऊपर उसकी जो सारा जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यहाँ आप ये जो एक्स्ट्रा टॉर्क लगाओगे, उस एक्स्ट्रा टॉर्क में लगाने की कंडीशन क्या होगी कि आपने उसको बहुत धीरे धीरे करके डिस्प्लेस करना है। इनफाइनेटेसिमल वेरी स्मॉल एंगुलर स्पीड, इस केस में क्या थी? वेरी स्मॉल लीनियर स्पीड एंड जीरो एक्सेलेरेशन। हियर इनफाइनेटेसिमल एंगुलर स्पीड एंड विदाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ आ गया? जब दोनों ही जो फोर्सेस ऑपोजिटली डायरेक्शन, दोनों टॉर्क ऑपोजिटली काम करेंगे तो नेट एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो जीरो आ जाएगा। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय बाय द एक्सटर्नल टॉर्क कितना काम होगा, कितना करेगा? वो आ जाएगा आपके पास जो वर्क डन बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू, ये किसी एंगल थीटा जीरो से लेकर थीटा वन तक टाउ एक्सटर्नल जो थीटा का फंक्शन रहेगा और ये आ जाएगा डी थीटा, राइट। सो इसको मैं कोई क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ। ओके, सो यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। आपको पता है कि जो टॉर्क है उसका जो वैल्यू है, दिस इज फ्रॉम थीटा जीरो टू एनी वैल्यू थीटा वन, ये आपके पास आ जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। फर्दर यदि को मैं इसको ऐसे लिखूँ तो पी जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म में है, तो यूनिफॉर्म में इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। जो डाइपोल मूवमेंट है ये फिक्स है, 2a क्यू रहेगा इसका वैल्यू। तो ये भी बदलेगा नहीं बिकॉज चार्ज इज फिक्स एंड डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस रिमेन द सेम, सो दिस विल बी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट पैरामीटर हो जाएगा। तो पी और ई को आप दोनों को बाहर निकाल सकते हैं। तो आपके पास जो यहाँ हम डी डब्ल्यू लिख लेते हैं, no 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 no, it is w, work done, complete work done. So w is equal to now p e, right. So ये इंटीग्रल रह जाएगा थीटा जीरो टू थीटा वन एंड देन साइन थीटा डी थीटा। ओके, सो जो इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा क्या होता है,
इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, सो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, W इज इक्वल टू पी ई, एंड देन दिस इज माइनस बाहर लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा कॉस थीटा, and this is theta 0 to theta 1. Okay, so it will become minus of PE. It is अपर लिमिट पहले पहले भरी जाएगी और फिर लोअर लिमिट भरी जाएगी, cos theta 0 माइनस को अंदर ले जाइए, it will become PE and then cos theta 0 minus cos theta 1. Right, we reach to this point. आगे हम आपके साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि जो ये वर्क डन है, अभी ये एनर्जी नहीं देखा मैंने इसको, तो ये वर्क डन है, तो वर्क डन में वर्क डन इज इक्वल टू दिस पोटेंशियल एनर्जी भाई, बिकॉज इट इज द एक्सटर्नल टॉर्क दैट इज एक्टिंग अगेंस्ट द टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दैट इज व्हाट इट दिस वर्क डन विल स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैं इसको u लिख सकता हूँ, दिस इज u, दैट इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, it is equal to PE and cos theta 0 minus cos theta 1. यहाँ से आपको समझना है कि किन कंडीशंस में आप वर्क डन को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं। आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस में हमने डिस्कस करते करते ये बात बहुत क्लियर किया था कि पोटेंशियल एनर्जी इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट टू पॉइंट वेरी करती है, पर पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस विल रिमेन द सेम. Potential is not potential is not important at any point, but potential difference is much more important because it remains the same between the 2 points, right? So इसमें हम क्या करते थे कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस से पोटेंशियल निकालते तो हम क्या करते थे, हम जो फाइनल पॉइंट है उसको इनफाइनाइट ले लेते हैं। यहाँ भी हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि यदि आपने पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, व्हाट इज दिस, इज एक्चुअली इट इज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिकॉज देयर आर टू वैल्यूज, एक माइनस दूसरा, यदि हमने इसमें से पोटेंशियल एनर्जी निकालना, विल मेक वन पार्ट ऑफ इट इज इक्वल टू जीरो, सो लेट अस कंसिडर, लेट इसको हम इसका एक्सप्लेनेशन भी देंगे बाद में, थीटा 0 इज इक्वल टू पाई बाय 2 ले लेते हैं और थीटा 1 को कोई एंगल थीटा ले लेते हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी पी ई, और ये हो जाएगा कॉस पाई बाय 2 माइनस कॉस थीटा, राइट। सो अब आंसर हमारा नज़दीक है तो हम इसको ग्रीन रख सकते हैं, सो पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 and cos pi by 2 is equal to 0. So potential energy is a function of theta is equal to only minus P E cos theta. Okay? अब फिर प्लस वन की सैर करते हैं, आपने पढ़ा है कि जो A B cos theta है उसको आप A वेक्टर डॉट B वेक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको A मान लो, इसको B मान लो, ये cos theta हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर. So final expression for potential energy, u, the function of theta is equal to minus p vector dot e vector. Okay. So now we will move ahead. अब हम ऐसा करते हैं, ये आपका फाइनल आंसर है, यदि आपको पेपर में पूछा जाता है कि आप ड्राइव एन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड, तो आपको ये लिखना है, यहाँ तक आपकी कहानी खत्म है। पर हम कोशिश करें कि हमने जैसे चार्ज को असेंबल करना सीखा था इन एन एक्सटर्नल फील्ड, राइट, तो उससे हमारा एक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आया था। तो अब उसमें फ़र्क क्या था कि जब हमने उस आर्टिकल को किया था तो हमारे पास कुछ इस तरीके का डायग्राम था कि हम, ओके, यहाँ आपके पास सोर्स चार्ज था, एक चार्ज को आप यहाँ लेके आए थे और यहाँ फील्ड है, तो ये था पोटेंशियल एट दिस पॉइंट वाज R1 और पोटेंशियल एट दिस पॉइंट वाज R2, तो यहाँ Q1 को लेके आए थे और यहाँ आप Q2 को लेके आए थे, और ये पॉइंट हो गया B और ये पॉइंट हो गया A, तो यहाँ आप लेके आए थे। अब इसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार आपका जो एक चार्ज है वो पॉजिटिव है और दूसरे वाला जो चार्ज है वो नेगेटिव है। इसका मतलब जो है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फार्मूला है वो पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ वैलिड होना चाहिए। तो हम इसी जो पोटेंशियल एनर्जी का जो रिजल्ट है इसको रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और आप चाहें तो दोनों में से किसी एक के साथ आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ये सिर्फ हमने ये प्रूव करना है इस पार्ट से कि जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि जो हम चार्जेस को जब असेंबल करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो जो आंसर ये वाला आता है, इससे भी जो इक्वेशन 2.33 से आपके जो इक्वेशन, कुछ मैं सामने इसको ए लिख देता हूँ, तो इसको रिप्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको इक्वेशन ए ना लिख के हम इसको इक्वेशन नंबर 5 लिख देते हैं। ओके, मैं इसको इक्वेशन नंबर 5 इसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए कि यदि आप चार्जेस को असेंबल करते हैं तो ये कुछ ऐसे आता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू प्राइम द फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये आ जाएगा। आप पहले चार्ज को लेके आए, आ, ये पॉजिटिव ले लेते हैं इसको, तो जहाँ लेके आए वहाँ पोटेंशियल कितना था, ये उसका लोकेशन हो गया। दूसरी बार आप नेगेटिव चार्ज को लेके आए, वहाँ पोटेंशियल कितना था, R2, और यहाँ आएगा प्लस, तो क्यों आगे आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। जब आपने दोनों चार्जेस को असेंबल करके रखा तो दोनों के बीच का फर्क क्या था, राइट। सो यहाँ फिर लिखते हैं, तो जो u प्राइम द फंक्शन ऑफ थीटा है, आप पॉजिटिव चार्ज को लेके आए, ये लिख दिया। ये पोटेंशियल यहाँ R1 था जहाँ से आप बैठे हैं, दूसरा चार्ज आप नेगेटिव लेके आए, उस लोकेशन पर जो पोटेंशियल है वो R2 था, और इसमें ये वाला चार्ज जो है वो प्लस है, और ये वाला चार्ज दूसरा लेके आए वो माइनस है, इसलिए हो जाएगा माइनस क्यू स्क्र अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0। और आप प्रीवियस डायग्राम देखिए, उसमें आपने देखा था कि ये जो यहाँ डायग्राम में देखिए आप, ये जो डिस्टेंस है ये 2a है, दिस डिस्टेंस इज 2a, प्लस और माइनस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2a। तो मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूँ, माइनस क्यू स्क्र अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2a। ओके, सो आपको ये सब चीज़ क्लियर हो गया। तो इसमें हम ऐसे लिख देते हैं इसको, क्योंकि चार्ज का वैल्यू कॉमन है, तो आ जाएगा क्यू, बाहर निकाल लिया, तो पोटेंशियल एट एट लोकेशन R1 में से पोटेंशियल एट लोकेशन R2 को घटा दिया, इसके लिए क्यू कॉमन है, माइनस क्यू स्क्र अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2a। अब आप लाल रंग से पेट भर गया होगा, तो हम रंग बदल देते हैं पहले, ये लो, हम नीला रंग ले आते हैं। देखिए, अब आपको जो अगला पार्ट सीखना है वो ये है कि अब R1 और R2 जो है, दे डिनोट द पोजीशन वेक्टर्स की प्लस चार्ज कहाँ रखा है और माइनस चार्ज कहाँ रखा है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पोजीशंस R1 and R2 is equal to the work done in bringing the unit positive charge। पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, इट्स इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगेंस्ट द फील्ड फ्रॉम R2 टू R1, राइट। सो अब यदि आपने पोटेंशियल निकालना हो तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है इलेक्ट नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी एल, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, सो ये वाला पार्ट आपके पास हो जाएगा। आपने आपने किया है पहले, जो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन आपने किया है +1 में, वर्क डन होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, जो वर्क डन है वो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम इसको ऐसे कर देते हैं कि हमारे पास जो डायग्राम यहाँ बना हुआ है ऊपर, उसमें इसको डायग्राम ही दोबारा बना देते हैं हम थोड़ी ही देर में, ऐसे करके, ऐसे करके, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये जो एंगल है बीच में, और ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जिस जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वही डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो ये फोर्स के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 2a cos थीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, सो दिस इज द पार्ट इज दिस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स क्या हुआ, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, तो ये हो गया फोर्स। ओके, और ये डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब वर्क डन ऑन ए चार्ज क्या आ जाएगा, जस्ट ई रह जाएगा और इंटू 2 cos थीटा। सो ये आपके पास बच जाएगा v फंक्शन ऑफ R1 माइनस पोटेंशियल फंक्शन ऑफ R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एल, ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज 2a cos थीटा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 7 लिख देता हूँ। ओके, अब आप इसको उठाइए और यहाँ पुट कर दीजिए, इस पार्ट में, इस पार्ट को यहाँ पुट कर दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7, फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, आपके पास क्या आ जाएगा, u प्राइम द फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पुट कर दीजिए, क्यू
ई 2a cos theta minus q square upon 4 pi epsilon 0 into 2a. ओके, सो अब आप देखिए जरा, ये वाला पार्ट जो है इतना, ये वाला पार्ट जो है, वी नो दैट ये वाला पार्ट जो है P इज इक्वल टू ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस 2qa, ये डाइपोल मूवमेंट होता है. ओके, सो आपको आप देखिए जरा, u प्राइम द फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा. ओके, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2a हो जाएगा. राइट, अब देखिए जो इसको ये वाला पार्ट है, ये फिर दोबारा फिर से रिकॉल कराता हूँ कि ए बी कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो u प्राइम द फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ p वेक्टर डॉट e वेक्टर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2a. राइट, अब इसमें यदि आप देखेंगे जो डाइपोल है, डाइपोल में दोनों जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो दिस मीन्स q इंटू क्यू स्क्वायर विल रिमेन सेम, उसको बदलेगा नहीं. और दोनों डाइपोल्स के बीच, डाइपोल में जो डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, इट विल रिमेन कांस्टेंट. सो व्हाट डज दिस मीन, अल्टीमेटली जो ये वाला क्वांटिटी है वो कांस्टेंट रहेगा. ओके, यदि ये वाला क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है वो हमेशा के लिए यही आएगा. राइट, और यदि हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है रेदर देन पोटेंशियल एनर्जी, सो this constant will never count. So we will left with, we can delete this part, we can ignore this part, so we will left with this u the function of theta is equal to minus p dot e. तो ये आपको जस्ट सीखना था, ड्राइव करने का आपको ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा इस तरीके से, पर आप ये सेटिस्फाई होंगे कि आप जिस मर्जी फार्मूला से करें, मैथमेटिकल लैंग्वेज यदि सही होती है तो आप किसी भी तरीके से राइट रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो यहाँ इन्होंने डिस्कस किया है कि आपने जब इंटीग्रेशन किया था, when you have performed the integration, you have chosen थीटा 0 टू थीटा 1. इंटीग्रल पार्ट में आपने यहाँ जो पार्ट था द फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहाँ थीटा 0 से थीटा 1 चूज किया था, उसके बाद आपने इस वाले पार्ट को पाई बाय 2 चूज क्यों किया था. सो दैट इज द क्वेश्चन. अब इसको हम पुराने पोटेंशियल एनर्जी के जो आर्टिकल है, पोटेंशियल का जो आर्टिकल था, बिकॉज इफ यू नो पोटेंशियल यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट द सेम पॉइंट, इट्स सो इजी. तो उसमें आप देखें कि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस से यदि आप पोटेंशियल या पोटेंशियल के डिफरेंस से बी ए माइनस बी बी से यदि आपने सिर्फ पोटेंशियल निकालना है, तो हम करते हैं, ये है वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी अपॉन ए चार्ज, सो इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी. पर हमने क्या किया था, हमने ऐसे किया है इसको बी बी माइनस बी ए. राइट, सो इसमें हमने क्या किया था कि हम हमारा जो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट है, वी आर ब्रिंगिंग द पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी अपॉन दिस चार्ज. सो ये रह जाएगा आपके पास पोटेंशियल एट पॉइंट आर माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी. राइट, सो ये है. ओके, सो ये वाला पोटेंशियल जो है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो दिस पोटेंशियल टर्न डाउन टू जीरो. इससे पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं ताकि पोटेंशियल एनर्जी एट वन पॉइंट वो जीरो हो जाए, इसलिए हम पाई बाय 2 पुट करते हैं, और दूसरा जो है वो थीटा 1 को थीटा ले लेते हैं क्योंकि उसी पॉइंट के ऊपर जाकर वो फिर सर्वाइव करती है. ओके, अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि ये थीटा पाई बाय 2 क्यों लिया है. अब देखिए, यदि आपका डाइपोल जो है इस अरेंजमेंट में है, ये आपके पास है नेगेटिव और ये आपके पास है पॉजिटिव, आपने फील्ड लगा दिया. ओके, you have applied some uniform field, right? मैं ऐसे करके बना देता हूँ. You have applied some uniform field, right? अब इस स्टेज के ऊपर आपका जो डाइपोल मूवमेंट है उसका जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है. डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड. अब इसमें एक्सियल लाइन के ऊपर आपने पोटेंशियल निकाला है,
ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन डाइपोल, और दूसरा इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर। अब आपको ये पता है कि जो इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो पोटेंशियल है वो सेम रहता है ड्यू टू दिस नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। सो इफ यू टेक थीटा इज इक्वल टू pi by 2 means you are on the equipotential surface, and on the equipotential surface potential is same. Okay, so if the potential will be same, तो इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में, जो बी आर वन जो है, वी आर वन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस माइनस वी आर टू इज इक्वल टू जीरो, तो इस केस के ऊपर कोई वर्क नहीं होगा। इफ देर इज नो वर्क, देर इज नो पोटेंशियल एनर्जी एट ऑल, so you are left with only potential energy, not with potential energy difference. So that is the reason why we choose theta 0 is equal to pi by 2 and theta 1 is an angle theta. So we now will extend our discussions to the numerical problem, and that is very very important for us to deal with this problem. I hope that you will understand it in a nice way. It's so easy to learn about this application. It's example number 2.6. I think every student will enjoy a lot with this problem. अब आपके पास एक मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस है, किसी सब्सटेंस का एक मॉलिक्यूल आपने ले लिया जिसका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो हो 10⁻⁻29 कूलम मीटर है, ये इसके यूनिट हो गए। अब आपने एक मोल ऑफ सब्सटेंस इज पोलराइज्ड, पोलराइज करने का मतलब क्या हुआ, उसका नेगेटिव एक साइड चला गया, पॉजिटिव एक साइड चला गया, एट लॉ टेम्परेचर मींस एट थर्मल एनर्जी, बाय अप्लाइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये जो थर्मल एनर्जी इसमें कम है, और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया, 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, राइट। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड क्या हुआ कि पहले जब आपने फील्ड लगाया तो वो अलाइन हो जाएगा किसी एक डायरेक्शन में, और उसके बाद क्या किया कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड जो है वो आप रिवर आपने सडनली चेंज कर दी, किस एंगल पर ले आए, ये जो एंगल होगा वो डाइपोल मूवमेंट पी और ई के बीच में होगा। तो आपको ये बताना है एस्टिमेट की हीट रिलीज्ड बाय द सब्सटेंस, कि जो पहले जब पी और ई एक सेम डायरेक्शन में थे, यदि ये पी का डायरेक्शन था और शुरू में ये ई का डायरेक्शन था, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो था। उसके बाद क्या हुआ कि आपने जो फील्ड को चेंज कर दिया, इसका मतलब ऐसे कर दिया, आपका जो डायरेक्शन ऑफ फील्ड है वो ऐसा है, और जो डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसा है, दोनों के बीच में आपने एंगल 60 डिग्री कर दिया। तो कितनी एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ेगी, और ये मान लीजिए आपके जो आपका सैंपल है उसके जो सारे के सारे जो डाइपोल्स हैं वो पोलराइज हो जाते हैं, मीन्स जैसी डायरेक्शन आप चाहते हैं वैसे चले जाते हैं। तो हम सिंपल जो हमारे पास डाटा है उसके हेल्प से हम इसको करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास पेज थोड़ा छोटा है, ठीक है, इसी के हेल्प से हम कर लेंगे कि डाइपोल मोमेंट एक मॉलिक्यूल का कितना दे दिया उन्होंने, 10⁻29 कूलम मीटर। तो इसका मतलब आपको ये जो वैल्यू है वो पी की दे दी, ठीक है। और दूसरा, एक मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 6 क्रॉस 10⁻23, राइट। तो एक मॉलिक्यूल में ये 6 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो अब आप देखिए कि नेट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, ये आपके पास आ गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और डाइपोल मूवमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितना हो गया, 10⁻29 कूलम मीटर। तो टोटल डाइपोल मूवमेंट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, ये जानकारी आपको हो गई। क्योंकि आपको जब एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालने के लिए क्या होगा, आपको माइनस पी और डॉट ई ही होता है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा पी ई कॉस थीटा। ओके, so this is equal to just PE cos theta minus of PE cos theta, right। तो इसमें थीटा का रोल ही होगा, तो P आपने निकाल लिया, ये टोटल हो गया P, राइट। एक एक मोल का जो टोटल वैल्यू ऑफ द डाइपोल मोमेंट है वो ये हो गया। अब आपको यदि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, आप ये देखिए कि फील्ड का वैल्यू ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, राइट। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो है 10⁻6, ओके, वोल्ट पर मीटर। अब आपको ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, ये भी नोन है, और इनिशियल स्टेज में यदि आपको इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो थीटा का वैल्यू कितना है, यू आई लिख देते हैं इसको, आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ पी ई
कॉस 0 डिग्री। तो ये भी पता, ये भी पता, ये भी पता। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -6 जॉल। सो आई थिंक यू आर +2 स्टूडेंट, यू कैन डू इट वेल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में जब आप फील्ड की अलाइनमेंट चेंज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द डाइपोल मूवमेंट, तो आपके पास जो एक मोल का जो नेट डाइपोल मूवमेंट सेम रहेगा, फील्ड का वैल्यू सेम रहेगा। यदि बदलेगा तो सिर्फ एंगल का वैल्यू बदलेगा, और इसको पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -3 जॉल। तो सॉल्व पार्ट है, इसमें दिमाग लगाना, तो आपसे एक सिंपल कैलकुलेशन चाहिए और समझ चाहिए। अब चेंज इन पोटेंशियल क्या एनर्जी क्या हुआ? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस करके इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पॉजिटिव हो गई होगी। ओके, so there is loss in potential energy is the difference between the two, so this must be the energy released by the substance in the forms of heat in aligning the dipole. So I think इसमें हमने पढ़ा कि जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल क्या होता है, और दोनों ही जो फार्मूला है एक दूसरे को कैसे रिजेंबल करते हैं, और इसका एप्लीकेशन क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो इसके बाद हम नए चैप्टर में चले जाएंगे, कैपेसिटर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।